हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिशा कफारिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू करने वाले हैं विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसोर्स प्लानिंग। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये समझना होगा हमें रिसोर्स प्लानिंग में कि प्लानिंग क्यों की जाती है और प्लानिंग होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप एग्जाम देते हो तो उसके कुछ मंथ्स पहले आप एकदम प्रिपेयर हो जाते हो कि हाँ अब मुझे एकदम अच्छे से पढ़ना है। आपके पास ब्लूप्रिंट होता है, आप कुछ रिसोर्सेज खरीद लेते हो मार्केट से, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंस बुक खरीद लेते हो और फिर आप उसको स्टडी करते हो कि नहीं करते हो। फिर आपको क्या मिलता है, स्कूल से ब्लूप्रिंट मिलता है। उसमें क्या लिखा रहता है कि इस चैप्टर में से 5 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर में से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर में से 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो आप अकॉर्डिंगली उस तरह से प्रिपेयर करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। फिर आप ये सोचते हो कि हाँ मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा नहीं हूँ, इस चीज़ में जैसे मैथ्स है, इसमें मेरे 5 चैप्टर्स बचे हैं तो मुझे सबसे पहले इसे कोई कंप्लीट करना है। करते हो कि नहीं? सो दिस इज नोन एज प्लानिंग। आप जब प्रिपरेशन करते हो तो अंदर ही अंदर आप प्लानिंग भी करते जाते हो। इससे क्या होगा, आप प्लानिंग करोगे तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। इसलिए हमेशा किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने से पहले अगर आप उसकी प्लानिंग करोगे तो गुड रिजल्ट मिलेगा आपको। वैसे ही यहाँ पे हुआ। सारे लीडर्स ने सोचा कि चलो हम कुछ प्लानिंग करते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिसोर्सेज का पूरे वर्ल्ड में। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी बताया था, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसका? रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ रहा है ना, तो रिसोर्सेज का। तो रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। वैसे ही हम इंडिया के कंटेक्स्ट में भी पढ़ेंगे और इंडिया की भी रिसोर्स प्लानिंग को देखेंगे। तो वैसे ही जैसे कि हम एग्जाम्स के लिए प्लानिंग करते हैं, वैसे ही इन वर्ल्ड लीडर्स ने भी रिसोर्सेज को इक्वल करने के लिए, हर जगह इक्वल करने के लिए एक प्लानिंग करी। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट उन्हें मिलेगा, इसलिए उन्होंने प्लानिंग करी। तो अब हम पढ़ते हैं। सी, प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे भी हम बोल सकते हैं ना कि प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्लानिंग एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। वैसे ही रिसोर्सेज का भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्लानिंग एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, जिससे कि हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। वो जो कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स हैं ना, जो ग्रीडी हैं बहुत ज़्यादा, जो हमेशा एक्यूमुलेशन कर लेते हैं रिसोर्सेज का अपने हाथों में, जिससे कि सोसाइटी 2 सेगमेंट्स में बढ़ जाती है, रिच एंड पुअर। तो इसको हटाने के लिए हमें कुछ प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। हमें बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो हम सारे लोगों को रोकने थोड़ा ना जाएंगे, सारे लोगों को मना करने थोड़ा ना जाएंगे कि नहीं आप ऐसा मत करो। इसके लिए वर्ल्ड लीडर्स ने सोचा कि हम इन लोगों को तो छोड़ देते हैं, ये लोग तो करते रहेंगे, हम खुद ही कुछ करते हैं। तो इन लोगों ने एक प्लानिंग करी। क्यों प्लानिंग करी, सबसे पहले ये समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इंडिया जो है उसमें प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। इंडिया में प्लानिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि इंडिया जो है वो एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही इंडिया में प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि अपन आगे देखेंगे, देखो यहाँ पे भी लिखा है कि इसलिए यहाँ पे इतनी ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज तो मिल रहे हैं, बट वहाँ पे कुछ दूसरे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। फिर कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि रिसोर्सेज के तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वो तो खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट है रिसोर्सेज के लिए, बट फिर वहाँ पे कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है किसी एक ऐसे रिसोर्स की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी एक वाइटल रिसोर्स की वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट्स में मेटल्स, मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स बहुत सारी है। वेयरएज ऑन दी अदर हैंड अगर अपन बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो वहाँ पे पानी बहुत सारा है। अपन ने क्या बोला कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स बहुत सारा है, पर अगर अपन अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे वाटर जो है वो बहुत सारा है, ये समझ लो। अब अरुणाचल प्रदेश में क्या नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है, उनके उस स्टेट के अंदर डेवलपमेंट कम हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसा कि हमने पोटेंशियल रिसोर्सेज में भी पढ़ा था कि वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी का बहुत सारा पोटेंशियल है, एनॉर्मस पोटेंशियल है, बट वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज नहीं है। जबकि हमने पढ़ा कि यार अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा वाटर और राजस्थान में वाटर बिल्कुल नहीं है। यही तो मैंने पहले भी बोला था कि किसी स्टेट में बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, बट फिर भी उसके पास एक ऐसी रिसोर्स नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वाइटल है। जैसे कि हमने राजस्थान में पढ़ा कि राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी जो कि खुद में सेल्फ सफिशिएंट है और होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो है उनके पास, बट जो कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाटर है,
ठीक है, जिसके कारण हम इस अर्थ पे रह रहे हैं, वहाँ पे वो कम है। समझ में आया? वैसे ही अगर हम लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पे हेरिटेज बहुत अच्छी है, वहाँ पे बहुत अच्छी हेरिटेज है, पर वहाँ पे वाटर कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेवलपमेंट कम हुआ है, और वहाँ पे वाइटल मिनरल्स की भी बहुत कमी है। तो इस कारण से अनबैलेंस्ड है ना हर चीज़, कुछ किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी स्टेट में कम मिल रहे हैं, किसी स्टेट में तो है ही नहीं। तो इस कारण से एक बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग करनी होगी। अब क्या, अभी तो ग्लोबल अपन ने पढ़ा था ना रियो डी जेनेरो अर्थ समिट पे, इसमें इन्हीं अर्जेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बात हुई थी कि किस तरह से हम पूरे अर्थ में एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, है ना, ये बात हुई थी। अब हमें इंडिया के कंटेक्स्ट में भी तो करना होगा ना, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी करना होगा। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को भी अपना एक खुद का करना पड़ेगा। उन स्टेट्स के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स मतलब जो सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, उनको खुद को भी एक अपनी रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, स्टेट्स की तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बट सिटीज़ का नहीं होगा। एक ही स्टेट में अलग अलग सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन एकदम अनबैलेंस्ड हो जाएगा। इसलिए हमेशा रिसोर्स प्लानिंग जो है वो नेशनल लेवल पे मतलब कंट्री के लेवल पे भी होना चाहिए, स्टेट लेवल पे होना चाहिए, किसी भी एक रीजन के लिए मतलब रीजनल लेवल पे भी होना चाहिए, और लोकल लेवल मतलब डिस्ट्रिक्ट सिटीज़ के लेवल पे भी होना चाहिए। तो रिसोर्स प्लानिंग अपना खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसा होता है। समझ में आया? सो रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। देखो ये अच्छे से समझ लेना क्योंकि इसका 3 मार्क्स से क्वेश्चन आता है। तो रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ये हम इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, मतलब इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग होती है वो कैसे हो रही है। कितना इंटरेस्टिंग है ना यार, अपन इस बारे में पढ़ रहे हैं कि इंडिया की रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है। तो चलो अपन अब पढ़ते हैं। पहली चीज़ रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए तो ये होगी ना कि सबसे पहले हम सर्च करेंगे कि किस रीजन में कितने रिसोर्सेज हैं, किस रीजन में कितने नहीं है रिसोर्सेज। तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन करना होगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस रीजन में गोल्ड ज़्यादा है, अच्छा ठीक है, इस रीजन में सिल्वर ज़्यादा है, अच्छा ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा ना कि किस रीजन में कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है, यही समझना होगा ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स इन द कंट्री में कुछ रीजन्स होंगे और उन रीजन्स में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि इस रीजन में कितना रिसोर्सेज है, इस रीजन में कितना नहीं है। फिर इसी पॉइंट में ही अपने और चीज़ें हैं कि इसके लिए हमें सर्वेइंग करनी पड़ेगी। सर्वेइंग मतलब सर्च करना पड़ेगा हमें। आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, हमें सर्च करना पड़ेगा किस रीजन में कितना चीज़ें हैं। फिर हमें मैपिंग करनी होगी। मैपिंग मतलब अलग अलग मैप बनाने होंगे। कैसे मैप बनाएंगे, जैसे एक हमने मैप बनाया जिसमें हम गोल्ड मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब गोल्ड मेटल हमने साइड में उसका सिंबल बना दिया, गोल्ड मेटल का कोई सा भी छोटा सा सिंबल बना दिया, और जो पॉलिटिकल मैप है उसमें हमने वो सिंबल लगा दिया। कहाँ लगाया, वहाँ लगाया जहाँ पे वो गोल्ड जो है वो मिलता है। अब जहाँ नहीं मिलता होगा वहाँ हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। यही हर मेटल के साथ हुआ, हर रिसोर्स के साथ हुआ। तो इसके लिए हमें मैपिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर हमें ये जानना होगा कि किस चीज़ की कितनी क्वालिटी, कैसी क्वालिटी कहाँ पे प्रेजेंट है और कैसी क्वांटिटी है, ठीक है। कहीं बहुत ज़्यादा होगी तो हमें उसका भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। जैसे कि क्वांटिटी अगर कहीं बहुत ज़्यादा पुअर होगी तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें रिच क्वालिटी वाले रिसोर्सेज को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी करना होगा, और मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो कि यही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव से रिलेटेड है। हमें रिसोर्सेज का मेजरमेंट मतलब हमें फिर से यही करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज किस जगह पे कितनी मिल रही हैं। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सर्च करना पड़ेगा कि किस जगह पे कितनी रिसोर्सेज हैं, कहाँ हैं और कौन सी जगहों पर है, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। This involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. दूसरी चीज़ क्या होगी, evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. देखो, क्या रिसोर्सेज किसी जगह पे होना ही काफ़ी होता है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे अभी, पर अभी मैं फिर से बता रही हूँ, क्या किसी जगह पे रिसोर्सेज होना ही काफ़ी होता है? बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि रिसोर्सेज होना काफ़ी नहीं होता है, इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ रिसोर्सेज होना काफ़ी नहीं होता है। तो इसलिए हमें स्किल्ड लेबरर्स चाहिएंगे, हमें टेक्नोलॉजी चाहिएगी, हमें कुछ इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पड़ेंगे जिसमें जाकर क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कहाँ पर टेक्नोलॉजी है, कहाँ पर स्किल्स हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कुछ रिसोर्सेज वहाँ पे, रिसोर्सेज का तो बहुत सारे हैं उस रीजन में, रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, बट अगर वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो उसे यूज़ कैसे करेंगे,
है ना। ये तो वही बात होगी, स्टॉक वाली बात होगी। स्टॉक में भी हमने ये पढ़ा था ना कि रिसोर्सेज तो हैं बट हम उसे यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका टेक्निकल नो हाउ नहीं है हमें, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है कि हमने ये तो देख लिया कि किस जगह पे कितनी रिसोर्सेज हैं, फर्स्ट पॉइंट में देखा ना कि किस जगह पे कितनी रिसोर्सेज हैं। अब दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे किस जगह पे कितनी टेक्नोलॉजी है, कितने लेबरर्स हैं जो कि स्किल्ड हैं, जो कि इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूशंस भी हम सेटअप करेंगे जिससे कि हम अपने प्लानिंग जो डेवलपमेंटल प्लान्स जो भी हमने किए हैं, रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान्स, उसको हम उस जगह पे एग्जीक्यूट कर सकें कि हाँ इस जगह पे तो रिसोर्सेज तो हैं ही, इस जगह पे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, स्किल्ड लेबर्स भी है, चलो यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं हमारे प्लानिंग डेवलपमेंट प्लान्स को। जहाँ पे नहीं होंगे वहाँ पे स्किल्ड लेबरर्स को वो देखेंगे, वहाँ पे स्किल्ड लेबरर्स को पहुँचाएंगे। वहाँ पे जो बच्चे रहेंगे वो जब बड़े होंगे तब उनको इस चीज़ के बारे में स्किल्स दी जाएंगी कि किस तरह से हम रिसोर्सेज को जुडिशियली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी बनाएंगे। तो इस तरह से जब हम सारी चीज़ें वहाँ पे सेटअप कर लेंगे फिर हम अपने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को एग्जीक्यूट कर देंगे वहाँ पे। समझ में आ गया। अब समझो कि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हो चुके हैं। इसके बाद में क्या होगा, अब थर्ड पॉइंट में अपन समझेंगे कि अब हम क्या करेंगे, हमने जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान किए उसको हम पूरे ओवरऑल इंडिया के जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स होंगे उससे मैच करेंगे। मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे होंगे। तो जब आपने स्टेट, रीजनल, लोकल लेवल पे कर लिया रिसोर्स डेवलपमेंट, अब आप क्या करोगे, उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान से आप उसको मैच करोगे कि किस चीज़ में आपकी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, किस चीज़ में कम इंप्रूवमेंट हुआ है। जिस चीज़ में ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा उस चीज़ वाली प्लानिंग को हम फिर एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए थर्ड पॉइंट है कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो ये 3 पॉइंट आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 3 पॉइंट अच्छे से लर्न कर लेना बिकॉज इट कम्स फॉर 3 मार्क्स इन योर एग्जाम। ओके, नाउ India has made concerned efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence। अब सोचो तुम, इंडिया के लोग कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। क्या किया उन लोगों ने, उनने फर्स्ट 5-year प्लान, मतलब जैसे ही इंडिपेंडेंस मिला, जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद जो उन्होंने फर्स्ट 5-year प्लान बनाया था। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, आपको अभी याद नहीं है। रुको मैं बता देती हूँ। देखो, जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, हमारी कंट्री को डेवलप करेंगे। ब्रिटिशर्स तो चले गए हैं, कॉलोनियल रूल तो हो गया है ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे, अच्छे से हम खुद ही डेवलप करेंगे हमारे खुद की कंट्री को। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला कि हम हर 5-5 सालों का एक टारगेट बनाएंगे, हर 5 साल में वो कुछ ना कुछ डेवलप करेंगे। तो जो फर्स्ट 5-year प्लान था उसमें उन्होंने सोचा था कि इस 5-year प्लान से ही हम स्टार्ट कर देंगे रिसोर्स प्लानिंग का काम। रिसोर्स प्लानिंग का काम, तो देखो ये एक फैक्ट भी बोल सकते हो आप, इंटेलिजेंस भी बोल सकते हो इंडिया के लोगों का, कि इंडिपेंडेंस के ठीक बाद उन्होंने जो फर्स्ट 5-year प्लान बनाया उसी से उन्होंने रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में स्टार्ट कर दिया था। क्या समझ में आ गया? तो यहाँ तक समझ में आता है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। द अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। ठीक है, ये मैं अभी समझा ही रही थी, अभी मैं फिर से इसको एक्सेलरेट कर देती हूँ कि रिसोर्सेज का अवेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी रीजन को डेवलप करने के लिए। पर क्या रिसोर्सेज की अवेबिलिटी सफिशिएंट है? क्या रिसोर्सेज की अवेबिलिटी हो जाना और वहाँ पे टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस न होने से क्या डेवलपमेंट हो जाएगा? कि अगर किसी रीजन में रिसोर्सेज हैं पर वहाँ पे टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस नहीं है तो क्या वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो सिर्फ रिसोर्सेज होने से, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के ना होने से डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ों की अवेबिलिटी किसी भी रीजन में होनी चाहिए अगर उसको डेवलप करना है तो। नाउ there are many regions in our country that are rich in resources but are included in economically backward regions. On the contrary, there are some regions which have a poor resource base but they are economically developed. क्या चीज़ बताइए इसमें कि हमारी कंट्री में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनके पास तो बहुत सारे रिसोर्सेस है बट उनके पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं है। इकोनॉमी वर्ड जब भी आता है तब मनी के बारे में हम बात करते हैं, तो इसलिए याद रखना ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पर वो कंट्री जो है वहाँ पे रिसोर्सेज तो बहुत सारे मिलते हैं बट वहाँ पे उतने मनी नहीं है कि हम उस रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। और इंडिया में कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी बहुत ज़्यादा है बट वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। समझ में आ गया? अब इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी गूगल से सर्च कर लेना, कहीं से भी सर्च कर लेना, उन्हें लर्न कर लेना क्योंकि आता है ये ना। फिर हम पढ़ेंगे द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन reveals that rich resources in colonies were the main attractions for the foreign invaders। कोलोनाइजेशन किसी को नहीं पता है तो बता दूं
कि जो ब्रिटिशर्स जो थे जब वो इंडिया में आए थे, तो जिस टाइम पर वो हमारे यहाँ आए थे वो 2 से ज़्यादा साल तक हमारे इंडिया में रहे थे। तो वो उन सालों में वो जब यहाँ रहे थे तो उस पीरियड को हम बोलते हैं कोलोनाइजेशन, जिस पीरियड में ब्रिटिशर्स इंडिया पे आके रूल कर रहे थे। अच्छा, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ ट्रेड के पर्पज से आए थे कि वो यहाँ पे आके क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ट्रेड मतलब खरीदारी और ये सब सामान लेंगे यहाँ से और वहाँ पे अपने यहाँ बेचेंगे। बट उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने यहाँ पे आके रूल कर लिया। क्यों रूल किया? इसलिए रूल किया क्योंकि हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले से भी इतनी सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट, इतनी सुंदर सुंदर इंडस्ट्रीज, इतनी सुंदर सुंदर टेक्सटाइल्स थी कि उनने क्या किया, उनसे वो अट्रैक्ट हो गए। कौन अट्रैक्ट हो गए? जैसे ही वो यहाँ पे आए, ब्रिटिशर्स ने सोचा वाह यार ये तो कितनी अच्छी कंट्रीज हैं, यहाँ पे तो कितना अच्छा अच्छा चीज़ें मिलती हैं, तो चलो हम यहाँ पे रूल ही करने लगते हैं, यहाँ पे हम राजा बन जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से फॉरेन इन्वेडर्स, फॉरेन से लोग जो आने वाले हैं, फॉरेन के इन्वेडर्स जो हैं, जो कि हमारे इंडिया पे रूल, वो क्यों आए? क्योंकि वो अट्रैक्ट हो गए हमारी चीज़ों से। It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their own supremacy over the colonies. अब ये उनकी खुद की कंट्रीज का टेक्नोलॉजी थी, जिससे कि उन्होंने क्या किया, हमारे रीजन से अच्छी अच्छी रिसोर्सेज को उठाया और अपने यहाँ मतलब ब्रिटेन जाकर उसको बेचा। जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ के लोग क्या बोलने लग गए कि यार ब्रिटेन तो हमारा कितना मस्त है, पर रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे थे? रिसोर्सेज इंडिया से आ रहे थे। तो इस कारण से वो अपनी सुप्रीमेसी मतलब अपना पावर दिखा रहे थे कि हमारा ब्रिटेन कितना महान है, जबकि ब्रिटेन को महान किसने बनाया? ब्रिटेन की रिसोर्सेज कहाँ से आ रही हैं? इंडिया से आ रही हैं। ठीक है, तो यही होता था उस टाइम पे। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. इसलिए ये एक एग्जाम्पल है कि आपकी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। मियरली रिसोर्सेज से आपका डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो भी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं, और उसी से ही हम अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज लगा के, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लगा के हम किसी भी रीजन में डेवलप कर सकते हैं, किसी भी रीजन को डेवलप कर सकते हैं। अब इंडिया को ना इस कोलोनाइजेशन पीरियड में बहुत एक्सपीरियंस मिला, इसलिए इंडिया में डेवलपमेंट जो है वो therefore in India development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experiences of the people. इसलिए इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख भी झेला है, बहुत खुशी तो कभी हुई नहीं है, बहुत ज़्यादा दुख झेला है उनके। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कॉजेज ऑफ पोवर्टी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, कि कॉजेज ऑफ पोवर्टी में पढ़ा था कि जो ये जो लोग थे कोलोनाइजेशन, ब्रिटिशर्स जो थे, उन लोगों ने सारी चीज़ें हटा दी थी, हैंडीक्राफ्ट सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था इंडिया का, सारी चीज़ें वो ब्रिटेन ले जा रहे थे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट होने लग गया और जिससे कि पोवर्टी आ गई। पोवर्टी की एकदम रूट कॉज तो यही है ना ब्रिटिशर्स का ये करना, नहीं तो इंडिया तो बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड कंट्री था पहले भी। तो इसके कारण से लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस मिला के, रिसोर्सेज मिला के और टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस मिला के इंडिया में डेवलपमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, ये बताएं यहाँ पे। अब डेवलपमेंट हम देखो रिसोर्स प्लानिंग कर चुके हैं, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया हमने कर लिया है। अब हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग हमने कर लिया, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज भी रिसोर्स प्लानिंग का ही एक पार्ट है। किस तरह से रिसोर्स का प्लानिंग तो कर लिया कि किस रीजन में कितना है, हमने रिसोर्सेज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया, अभी भी कंटिन्यू ही है, कर ही रहे हैं वो लोग। अब रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, रिसोर्सेज को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह से बचा के रख सकते हैं। ठीक है, सो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, बट इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज may lead to socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resource conservation at various levels is important. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. For example, Gandhiji was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words: "There is enough for everybody's need and not for anybody's greed." He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource development at the global level. He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses.
देखो, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहले तो रिसोर्सेज को बताया गया है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए। बट अगर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो, ज़बरदस्ती उसे यूज़ किया जाए जबकि ज़रूरत नहीं है फिर भी उसे यूज़ किया जाए, तो फिर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारे एनवायरमेंट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना पड़ेगा। और इस चीज़ को सोचने में हमारे जो लीडर्स थे जैसे कि महात्मा गांधी, ये लोग बहुत ज़्यादा सक्षम थे इन चीज़ों को सोचने में, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी आवाज़ उठाई है इस चीज़ में कि आप रिसोर्स को कंजर्व करो। क्या क्या, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम दिया गांधी जी का, कि गांधी जी जो थे वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मिले हुए थे कि उनको रिसोर्सेज को कंजर्व करना ही है, क्योंकि उनको पता था। देखो, पहले लोगों की कितना दूर तक का देखते थे वो, कि हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे तो इतने ज़्यादा बुरे लोग नहीं थे, पर अभी तो है ना, अभी तो वो इतना बुरी तरह से यूज़ कर रहे एकदम सारी चीज़ों को। तो गांधी जी कितना दूर का सोचते थे कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, सारे लोग बहुत ज़्यादा ग्रेडी हो जाएंगे, फ्यू इंडिविजुअल्स एक्यूमुलेशन कर लेंगे अपने पास रिसोर्सेज का, और रिच और पुअर में सेगमेंट्स बढ़ जाएंगे सोसाइटी में। उस टाइम से ही वो बोलते थे कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। जो ग्रीडी लोग होते थे उनको मज़ा चखाने के लिए या फिर उनको कुछ अच्छे से सीख देने के लिए उन्होंने ये बोला था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड। हमारे पास, हमारी अर्थ के पास सारी लोगों की ज़रूरतें, देखो नीड के ऊपर ध्यान दो, नीड मतलब क्या होता है, ज़रूरतें, सारे लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, पर किसी की लालच पूरी करने के लिए हमारे यहाँ रिसोर्सेज नहीं है। सो डोंट बी सो, मतलब इतना ज़्यादा बुरे मत बनो कि तुम इतनी बुरी तरह रिसोर्सेज को यूज़ करो, नहीं तो तुम्हारे पास ही नहीं बचेंगे रिसोर्सेज। समझ में आया? तो रिसोर्सेज को नीडफुली यूज़ करो, कि जितनी आपकी ज़रूरत है उतना ही उनको यूज़ करो। ज़बरदस्ती लालच में आके ज़्यादा यूज़ करोगे ना तो आपके फ्यूचर में आपको दिक्कत मिलेगी। तो यही वो कहते थे कि हमारे पास सारे लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हैं, पर सारे लोगों की लालच पूरे करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, नाउ फिर बोलते हैं वो ही प्लेस द ग्रीडी, फिर वो बोलते हैं कि जो ग्रीडी और बुरे इंडिविजुअल्स थे, सेल्फिश इंडिविजुअल्स थे, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर वाले जो हर चीज़ों को खराब करना चाहते थे, वैसे वाले लोगों के लिए, उन लोगों को उन्होंने एकदम रूट कॉज माना था। जो कि ये हो रहा है ना रिसोर्स डिप्लीशन, उनको रूट कॉज माना था। रूट कॉज मतलब एक जड़ जिसके कारण ये पूरी प्रॉब्लम उगती है। ठीक है, रिसोर्सेज का डिप्लीशन ये क्या है, प्रॉब्लम है, और इसकी जड़ कौन है, इसकी जड़ वो फ्यू इंडिविजुअल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं, बहुत ज़्यादा लालची हैं। ठीक है, जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर वाले हैं, जो हर चीज़ को खराब ही करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके रूट कॉज ये हैं। अब प्रॉब्लम क्या है आपकी, आपका प्लांट क्या है, आपका ट्री क्या बन चुका है, आपका ट्री बन चुका है रिसोर्सेज का डिप्लीशन, जिसको कंजर्व करना है हमें। तो वो बोलते थे कि जो ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल्स हैं ये क्या है, रूट कॉज है इस प्रॉब्लम के। ये हमेशा ना मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, कि वो नहीं चाहते थे कि मशीन से सारा काम हो। वो चाहते थे, देखो अगर मशीन्स आ जाएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होना चालू हो जाएगा। कैसे अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे पहले क्या होता था, सारा हाथों से काम होता था, हैंडवर्क होता था, हैंडक्राफ्ट होता था। बट अब क्या हो गया, इतनी सारी मशीन्स आ गई। अगर वो मशीन्स अभी नहीं होती, अगर उन मशीन्स को अगर हम हटा दें तो कितने सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को काम मिल जाएगा और हमारी पॉवर्टी बहुत कम हो जाएगी। अगर ये काम करें तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा अगेंस्ट थे मास प्रोडक्शन के। मास प्रोडक्शन मतलब, मास मतलब होता है ज़्यादा तादाद में प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का बनना। ठीक है, ज़्यादा तादाद में। और ये कैसे हो सकता है, मशीन से ही हो सकता है, जल्दी जल्दी काम होता रहता है। वो क्या चाहते थे, वो प्रोडक्शन बाय द मासेस, किसी भी चीज़ को बनाना लोगों के द्वारा होना चाहिए, ज़्यादा लोगों के द्वारा होना चाहिए, बाय द मासेस बोला ना। समझ में आ गया इतना पार्ट? तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। महात्मा गांधी का जो स्टेटमेंट है उसे लर्न कर लेना, उसका मीनिंग मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, उसको बस इंग्लिश में लिख के आ जाना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया इतना? हाँ, तो अब हमारी बस दो ही चीज़ें बची है। एक तो यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है वो, जिसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, और फिर लैंड रिसोर्सेज बचा है। फिर हम अगले उससे करेंगे, अगले वीडियो से करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन और लैंड यूज पैटर्न। उसमें हम लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स तो कंप्लीट कर लेंगे। ओके, और मैं कोशिश करूँगी कि इसके बाद के 2 से 3 वीडियोस में हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। 3 वीडियोस में हो जाएगा खत्म। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ये छोटा सा पैराग्राफ। एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमैटिक वे इन 1968। देखो, इसमें सबसे पहले मैं कुछ वर्ड्स का मीनिंग बता देती हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है। एडवोकेटेड मतलब होता है सपोर्ट,
एडवोकेटेड मतलब क्या होता है, सपोर्ट। तो क्लब ऑफ रोम जो था, पूरे इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है कि जो रोम का क्लब था उसमें सबसे पहले क्लब ऑफ रोम ने ही सपोर्ट किया था रिसोर्स कंजर्वेशन को, सबसे पहले कब, 1968 में। ठीक है, क्लब ऑफ रोम ने ही रिसोर्स कंजर्वेशन को, कि हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, तो इसके लिए कौन सबसे पहले खड़ा हुआ था 1968 में पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, तो क्लब ऑफ रोम खड़ा हुआ था और उसने ही सबसे पहले सपोर्ट किया था रिसोर्स कंजर्वेशन को। उसके बाद में सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, 1974 में गांधी जी की फिलोसॉफी पर बेस्ड एक शुमाका ने एक बुक बनाई थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। देखो ये जो लिखा है ना SCHUMACHER, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है शुमाका, डोंट बी कंफ्यूज, लिख लो वहाँ पे हिंदी में, शुमाका होता है उसका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो जो शुमाका था उसने गांधी जी की फिलोसॉफी के से रिलेटेड एक बुक बनाई थी जिसमें था द स्मॉल इज ब्यूटीफुल। नाउ द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल। अच्छा, ये जो स्मॉल एंड ब्यूटीफुल था ना, इसके अंदर जो था उसमें भी रिसोर्स प्लानिंग की से ही रिलेटेड उसने कंटेंट लिखा था। फिर द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। सेमिनल मतलब होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो था रिसोर्स कंजर्वेशन से रिलेटेड ग्लोबल लेवल पे, वो किसने बनाया था, वो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने बनाया था 1987 में। ठीक है, दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेटेड इट एज द मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर। ये जो रिपोर्ट थी ये किस पर बेस्ड थी, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट पर बेस्ड थी। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था कि मैं नहीं बताने वाली, आप पीछे जाके फिर से देखो, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट पर बेस्ड थी ये रिपोर्ट, ओके, एंड इन एडवोकेटेड इट एज द मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। और फिर वो जो था उसने फिर सपोर्ट किया था, ये जो रिपोर्ट था उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ये पूरी तरह बेस्ड थी और इसने सपोर्ट किया था रिसोर्स कंजर्वेशन को। और फिर बाद में उसने एक बुक भी बनाई थी आवर कॉमन फ्यूचर, समझ में आ गया। उसके बाद में एक और कंट्रीब्यूशन दिया था, किसने दिया था, समिट पे रियो दी जेनेरियो में, ठीक है, अर्थ समिट पे किसने कंट्रीब्यूशन दिया था, 100 वर्ल्ड लीडर्स आए थे 1992 में जून में, जो कि ब्राज़ील में एक प्लेस थी रियो दी जेनेरियो, वहाँ पे मिले थे, उन लोगों ने उसके बाद में कंट्रीब्यूशन दिया था, समझ में आ गया। उसके पहले की ये स्टेप्स दी हैं कि सबसे पहले क्लब ऑफ रोम, फिर गांधी के फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग शुमाका ने एक वो बनाया था, उसके बाद में उन्होंने फिर ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी, वो पूरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बेस्ड थी। फिर बाद में उन्होंने उसी चीज़ पे आवर कॉमन फ्यूचर एक बुक बनाई थी। फिर बाद में रियो दी जेनेरियो वाला अर्थ समिट की मीटिंग हुई थी। अब हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्स पढ़ने के बाद हम वीडियो एंड करेंगे, ओके। लैंड रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी सा है। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। दस लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication systems. हम लैंड पे रहते हैं, हम बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कहाँ परफॉर्म करते हैं, लैंड पे ही परफॉर्म करते हैं। और फिर हम अलग अलग वेज से हम लैंड को यूज़ करते हैं, ठीक है। लैंड जो है उसमें सारी इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैंड, ठीक है। अब लैंड के क्या यूजेस हैं, तो लैंड जो है वो नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी सपोर्ट करता है। आया समझ में। पर एक लिमिटेशन क्या है कि लैंड जो है वो आपके पास फिक्स्ड है, आपके पास लैंड ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि लैंड की एकदम कमी नहीं है, रिन्यूएबल है वो, पूरे वर्ल्ड में लैंड जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। लैंड की भी कोई अमाउंट है, लैंड ऐसा नहीं है कि लैंड बहुत सारा है आपके पास, पर लैंड अनलिमिटेड है आपके पास, लैंड लिमिटेड है, ठीक है। बहुत एक मैग्नीट्यूड है जितना है वो, ठीक है, पूरा अनलिमिटेड नहीं है वो, इसलिए आपको उसको एकदम केयरफुली प्लानिंग करके उसको यूज़ करना चाहिए। समझ में आ गया, यही लिखा है यहाँ पे। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स। इंडिया जो है उसमें बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं, जैसे कि लैंड पर कौन से, जैसे कुछ माउंटेन्स हैं, कुछ प्लेन्स हैं, कुछ प्लेट्यूज हैं, कुछ आइलैंड्स हैं। जैसे कि अगर हम 43% लैंड की बात करें तो इंडिया की 43% लैंड क्या है,
इंडिया की 43% लैंड एकदम प्लेन है, जहाँ पे घर बनाए जा सकते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, इंडस्ट्रीज़ बनाई जा सकती हैं। जो 30% है इंडिया का वो माउंटेन से है, जहाँ पे क्या होगा, वहाँ से रिवर्स बहेंगी, और रिवर्स जो है वो पेरेनियल फ्लो करती है। पेरेनियल फ्लो मतलब पूरे ईयर वो फ्लो करती रहती हैं। और क्या होगा, वहाँ पे कुछ टूरिज्म की फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करेंगे, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स वहाँ पे होंगे। फिर हमारे इंडिया का ही 27% प्लेट्यू रीजन है, वहाँ से क्या होगा, मिनरल्स जो होंगे वहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, इट इज़ रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। देन फॉसल फ्यूल्स और फॉरेस्ट भी वहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये था लैंड का यूज़, उसका लिमिटेशन, और लैंड कितना ज़रूरी है और कितना परसेंट क्या क्या है। 43% जो है वो प्लेन एरिया है, 30% माउंटेन्स है और 27% प्लेट्यू रीजन है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लर्न करना है। तो यहाँ तक मैंने आपको लैंड रिसोर्सेज तक मैं आपको कम्प्लीटली करवा दिया है। अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन। आई होप कि आज जो भी मैंने आपको समझाया हो वो आपको अच्छे से फुल्ली क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज। Also share it with your friends so that they will also gain the knowledge from this. Everyone, this was all for today. We'll meet in next video. Till then, stay safe, stay happy. Bye bye everyone.